देखो हम लोगों ने यही बात करी थी है ना, इस पे क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है। और हमने कहा है कि एक ही कॉन्सेप्ट है बार बार ही, और देखो विल गो बैक एंड फोर्थ है ना, फिर हम देखेंगे कि हमारे और अंडरस्टैंडिंग कैसे जो है वो बेटर हुई है। और मैंने कहा था कि सबसे पहले जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। अभी हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, ठीक है। तो जो एन एच न्यू का कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने दिया, एक्चुअली में उन्होंने एन प्लस हाफ एच न्यू का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो एक जीरो पॉइंट एनर्जी करके भी होती है, एन इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो हाफ एच न्यू होती है, ठीक है, उस पर आएंगे थोड़ी देर में। पर और उसी कॉन्सेप्ट को, क्वांटा के कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन ने उठाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। फिर उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखे, ठीक है। एसेंशियली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है दैट इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की इनिशियली जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, जिस एनर्जी से मेटल सरफेस को रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, एंड द रिमेनिंग एनर्जी विल अपेयर एज द काइनेटिक एनर्जी। और हमने इसमें वही मुक्का वाला के एनालॉजी लिया था, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू नॉक आउट अ टीथ, तो है ना, तो कुछ एनर्जी तो मेरे को टीथ को नॉकआउट करने में लगेगी, दैट इज द वर्क फंक्शन, ठीक है। और वर्क फंक्शन क्या होगा, सब मेटल्स का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, राइट। छोटे बच्चे का दांत तोड़ना है, फिर एक अडल्ट का दांत तोड़ना है, फिर थोड़े और बड़े का दांत तोड़ना है, एंड फाइनली अगर आपको एक बूढ़े का दांत नॉकआउट करना है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी, जो हमें, जिस पावर से हमें मुक्का मारना पड़ेगा, वो है ना, वो डिपेंड कर, वो अलग अलग उस पे होएगा, ठीक है। जो बूढ़ों का दांत है वो छोटे से मुक्के से टूट जाएगा, ठीक है। जो एकदम एडल्ट है 25 ईयर का, यू हैव टू put in a lot of energy to knock out the teeth, right? And the rest of the energy appears as kinetic energy. And this sparked a debate कि what exactly is light। तो फिर फाइनली हम लोगों ने ये एक्सेप्ट किया। देखिए ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसे पार्टिकल और वेव की तरह क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइट को तो पता भी नहीं है तुम क्या करना चाह रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें फिजिक्स करनी है, ये करनी है, तुम बोलते हो कि पार्टिकल है, वेव है। लाइट का क्या है भाई, लाइट है मनमौजी, ठीक है। लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, कभी वेव की तरह बिहेव कर रही है। लाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसको है, प्रॉब्लम तुम्हें है, ठीक है, प्रॉब्लम हमें है, राइट। तो इट इज बिहेविंग एज पार्टिकल इन सम वेज एंड इन एज अ वेव इन सम अदर केसेस, राइट। तो फिर हमने इसके डुअल नेचर को एक्सेप्ट किया। फिर फाइनली नील्स बोहर आए, राइट। और नील्स बोहर की जो ट्रीटमेंट थी, राइट, हम लोगों ने देखा था कि इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और क्वाइट कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने डिराइव करे थे एनर्जी लेवल्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिराइव करा रेडियस का एक्सप्रेशन, राइट। और आई थिंक उससे आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हैं। जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो z बाय n है, ठीक है। तो ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, वहां से। और रेडियस का वेरिएशन n स्क्वायर बाय z है, एनर्जी का वेरिएशन z स्क्वायर बाय n स्क्वायर है। मैंने कहा ये था कि ये वेरिएशन जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में होने चाहिए कि कैसे वेरिएट कर वेरिएशन आ रहा है उसमें। एक तो हमने ये देखा। तो और बोहर ने भी क्वांटाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करा, ठीक है। जब भी हमने कहा है कि जब भी एन आ जाता है, ठीक है, एन स्पेसिफिक लेवल है, तो इसका मतलब है क्वांटाइजेशन है, ठीक है। और राइडबर्ग्स कांस्टेंट हाइड्रोजन की वैल्यू इतनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट, यही था हमने देखा था, ठीक है। और क्या है बोहर का सिंप्लीफाइड मॉडल, बोहर का सिंप्लीफाइड मॉडल यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में होगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एमिट करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या मतलब हो गया, फोटोन, ठीक है। देख रहे हो ना बोहर ने कैसे ये कॉन्सेप्ट उठा लिया है वहीं आइंस्टीन से। तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, राइट।
एंड दिस इज हाउ साइंस प्रोग्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट दिखाए हैं, तो थर्ड ऑर्बिट से जब वो सेकंड ऑर्बिट पे गिर रहा है, अंदर वाला सबसे 1 ऑर्बिट है, तो यहाँ पे ये n=3 है, ये n=3 से यहाँ से गिर रहा है n=2 पे, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है, और ये सर्कल की फॉर्म में हमने दिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स को एज्यूम किया था, और हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो सारी चीजें गलत हैं, ठीक है। बट दिस इज हाउ इट प्रोग्रेसेस। बोहर क्यों क्यों नोबेल प्राइज दे दिया भाई, अगर उनका मॉडल गलत था? इसलिए दे दिया क्योंकि he was able to explain the spectra of the hydrogen atom, ठीक है। हाइड्रोजन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो बोहर का मॉडल है वो बहुत ही परफेक्टली फिट है, सो इट इट रिप्रेजेंट्स एन एडवांसमेंट, है ना। वो कुछ कर पाए, वो लोगों को दे पाए कि भैया देखो ऐसे एक्सप्लेन हो जा रहा है ये, ठीक है। और हमने कहा था कि बोहर ने जो क्वांटाइजेशन का किया था, एंगुलर मोमेंटम क्या था वो, mvr=nh/2 है ना, ये बोहर का पोस्टुलेट है, थोड़ा ध्यान में रखना है ये, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज है कि जब हमने एनर्जी कैलकुलेट करी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसका एक नेगेटिव साइन, ठीक है, उसमें एक नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी में। देखिए, नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता, मतलब पहले तो उसकी जीरो एनर्जी होगी, फिर उसके बाद वो ज्यादा जीरो से ग्रेटर एनर्जी पे ही घूम पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी को हम ये बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि it signifies that the energy of the electron is lower than the energy of a free electron. Free electron कौन सा इलेक्ट्रॉन है, which is not bound to the surface, और उसकी एनर्जी कितनी है, it is infinitely far from the nucleus। और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम क्या करते हैं, it is assigned a value of 0, ठीक है। ये है मैथमेटिकली, इसका क्या मतलब है, n=infinity, ठीक है। सो दैट E infinity कितना है वैल्यू, 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जैसे जैसे n कम होता है, तो एनर्जी ऑफ द nth लेवल्स, ठीक है, बिकम्स लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू बट आल्सो मोर नेगेटिव, ठीक है। और सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कब रीच करती है, जब n=1 हो जाता है, ठीक है। एंड विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसी स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या ग्राउंड लेवल बोलते हैं। बच्चों, मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि मैं क्या गलती करता था, ये गलती करता था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैं n=1 पुट कर देता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। n इक्वल टू, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, n=1 तो ग्राउंड स्टेट हो गया, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n=2, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n=3। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने वही बात करी थी कि जो रेडियस है वो n², इन्होंने तो यहाँ पे n² ही लिखा है, हमने इन जनरल n²/z भी डिराइव कर लिया, ठीक है। अब फिर हमने ये देखा कि क्वांटाइजेशन देखी यहाँ पे, तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, ये मैकेनिकल एनालॉजी इन्होंने दिया कि बॉल जो है वो इट कैन रेस्ट ऑन एनी स्टेप बट नॉट बिटवीन द स्टेप, मतलब बीच में, बीच के लेवल्स जो है वो गायब, ठीक है। आप ये सोचेंगे हवा में बॉल अटक जाएगा, वो नहीं होगा, वो रेस्ट कहाँ कर सकता है, वो सीढ़ियों पे रेस्ट कर सकता है, बट इन बिटवीन इट कैन नॉट रेस्ट। फिर हमने देखा डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। और यहीं से डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू है, और इसी को हम एच न्यू को एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ आर एच, राइट, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो ना, 1/λ हो गया, ठीक है। 1/λ मैं यहाँ से ले आ सकता हूँ, एच सी को मैं नीचे लेके आ गया, आर एच अपॉन एच सी, और फिर से मेरे पास 1/n1² या एन इनिशियल स्क्वायर या, ठीक है, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर ही कर दो, ये आ गया। 1/λ को बच्चों हम क्या बोल देते थे, वेव नंबर, ठीक है। 1/λ क्या है, वेव नंबर है, ठीक है भाई। तो इसकी डायमेंशन हम देख ही रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। आगे थोड़ा और चल रहे हैं हम। तो ये है सिचुएशन, ठीक है, यही हमने बोला था कि भाई क्या है। तो
ये इन्होंने थोड़ा और वैसे पिक्टोरियली दिखाया, अब यहाँ पे हमने सर्कुलर नहीं दिखाया। तो ये अब कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज में क्या होगा, ऊपर से गिरेगा इलेक्ट्रॉन, किसी भी लेवल से गिर सकता है, लेकिन गिरेगा कौन से लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा। ठीक है, किस पे गिर रहा है वो, ग्राउंड स्टेट पे यहाँ पे गिर रहा है, देखो लाइमन सीरीज में। तो भले 2 से 1 में गिरे, 3 से 1 में गिरे, 4 से 1 में गिरे, 5 से 1 में गिरे, 6 से 1 में गिरे, गिरेगा वो 1 में ही। ठीक है, इनिशियली वो कौन से लेवल में है ना, ठीक है, ठीक है भाई, ये हमें क्लियर है। ठीक है, तो लाइमन के लिए हमें पता है कि भाई, और हमें पता है कि भाई जो हम ऐसे करके 1/n1² ऐसे करके लिखते हैं, -n final²। तो n फाइनल तो बड़ा ही होना चाहिए, -n initial² बाय, है ना, तभी वो एनर्जी पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा ई इक्वल टू एच। तो इनिशियल लेवल क्या है, एन आई क्या होगा, ठीक है, जहां पे वो गिर रहा है, दैट विल बी 1। ठीक है, तो लाइमन के लिए हमारे पास जहां पे वो गिरेगा वो क्या है, 1 है। बार्मर सीरीज क्या है विजिबल के लिए, देखिए, तो विजिबल के लिए है, तो आप देखो यहाँ थोड़ा कलर वलर भी दे रखे हैं इन्होंने। तो बार्मर सीरीज में वो 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, गिरेगा किस पे, 2 से। 3 से 2 भी बार्मर सीरीज, 4 से 2 भी बार्मर सीरीज, 5 से 2 भी बार्मर सीरीज, 6 से 2 भी बार्मर सीरीज, 7 से 2 भी बार्मर सीरीज, ये सारी की सारी बार्मर सीरीज है। बार्मर सीरीज के लिए क्या होगा, वो यहीं पे गिरेगा 2 पे। फिर पाश्चन सीरीज है, पाश्चन सीरीज में कहाँ पे गिरेगा, 3 पे, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3। ब्रैकेट सीरीज के लिए कहाँ से गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, 4 पे गिरेगा, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, 9 से 4, राइट। सो दीज आर द सीरीज, लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, बट इन जनरल हमें पता है n1 है, और n इनिशियल और n फाइनल। देखो बच्चों, जो लाइमन की सीरीज है, ठीक है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में, बार्मर की विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट में है, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री एंड सो ऑन, अब ये सारी की सारी सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में है। ठीक है, तो लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट में है, ठीक है, और बार्मर वाली विजिबल और अल्ट्रावायलेट में है, और पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, और यही जो हमने बात करी थी, जो एन इनिशियल और एन फाइनल। ठीक है, जब वो गिर रहा है तो वहां पे कहाँ पे गिरेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। ठीक है, यही हमने अभी यहाँ पे बोला है। फिर इस तरह के हमने क्वेश्चंस तो एकदम तुरंत कर ही लिए थे। ठीक है, कि भाई एनर्जी लेवल निकालो, और एनर्जी लेवल के बाद हम क्या करते थे, डेल्टा एनर्जी निकाल लेते थे। डेल्टा ई के बाद हम क्या करते थे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और एच सी बाय लैम्डा, और यहाँ से हम क्या करते थे, वेवलेंथ निकाल लेते थे। ये वेवलेंथ किसकी आ रही है भाई, ये वेवलेंथ किसकी आएगी, ये नारायण मूर्ति की वेवलेंथ है, नहीं। ये किसकी वेवलेंथ है, इलोन मस्क की वेवलेंथ है, नहीं भाई। ये किसकी वेवलेंथ, डोनाल्ड ट्रंप की वेवलेंथ है ना, ये किसकी वेवलेंथ है, डोनाल्ड ट्रंप की वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ किसकी होगी, ये वेवलेंथ होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो कि उन लेवल्स के बीच में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या मतलब है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है भाई, क्वांटा ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, ये हमने देखा था, ये क्वेश्चन भी आया था आईआईटी में। फिर मैंने आपको ये बताया है कि लैम्डा इक्वल टू, है ना, एनर्जी और वेवलेंथ को हम कैसे रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर्स की टर्म में, 1243 बाय लैम्डा नैनोमीटर में रख देंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। मैंने बताया ये काफी यूजफुल कन्वर्जन है, इससे काफी चीजें बहुत जल्दी सॉल्व होती है। पर यहाँ पे फिर से वही, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पे हम आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा इन्होंने लेजर लाइट के बारे में बताया, लेजर लाइट जाए घर पे जाके थोड़ा लेजर लाइट के बारे में पढ़ें, लेजर एक आधी खरीदे हुए अमेजोन से। ठीक है, और अगेन दीज आर सम क्वेश्चंस की भाई, यहाँ n इक्वल टू 4 से गिर रहा है, n इक्वल टू 5 से 3, कौन सा शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो एमिट करेगा, जैसे ये। ठीक, what is the energy of the electron in n equal to 4 state, what is the wavelength of a photon emitted when an electron in a hydrogen atom transitions from n equal to 7 equal to n equal to 2। ठीक है, तो हमने भाई, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1², है ना।
ये लास्ट लेक्चर में हमने करे हैं इस पे काफी सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज क्लियर है भाई, ठीक है, एक तो हमें ये चीज क्लियर है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट। ठीक है भाई, तो ये हैं कंट्रीब्यूशन सारे के सारे किसके, ये हैं कंट्रीब्यूशंस बोहर के, राइट। ये सारे के सारे किसके कंट्रीब्यूशन है, बोहर के कंट्रीब्यूशन है, और बोहर ने बहुत ही मस्त तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया भाई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसने एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे होएंगी चीजें, और खुश रहो भाई। ठीक है, और जो यहाँ पे आर एच हम यूज करते हैं वो है 1.097 इंटू 10⁻⁻², नैनोमीटर इनवर्स, और अगर आप चाहें तो 10⁻7। ठीक है, आ जाएगा वहां पे, क्योंकि नैनोमीटर इनवर्स है। ठीक है भाई, यहीं तक था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये हमने इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी किया था, 1994 में आया था कि कितनी वेव्स बनाएगा वो इन द थर्ड ऑर्बिट। अब थोड़ा सा देखें, फिजिसिस्ट वर बोथ मिस्टिफाइड, अरे देख रहे, मिस्टिफाई कर दिया बोहर ने उन्हें, एंड इंट्रीग्ड, दोनों ही चीजें, एक तो मिस्टिफाइड एंड इंट्रीग्ड। पहले तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि यार व्हाई द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड, क्यों है भाई क्वांटाइजेशन, या कि व्हाई इलेक्ट्रॉन इन बोहर एटम रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंसेस, ऐसा क्यों है भाई, बीच के ऑर्बिट क्यों नहीं। फॉर अ डेकेड नो वन, नॉट इवन बोहर हिमसेल्फ हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो ना क्या है, क्योंकि उसने फिट किया है यार, मैंने बताया था ना, उसने सब फिट कर दिया, उसको समझ, उसको चमका कि अरे अगर मैं इसे क्वांटाइज कर दूंगा एनर्जी लेवल को तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आए हमारे पास कौन, 1924 में डी ब्रोय। ठीक है, इनको डी ब्रोय पढ़ते हैं, इंडिया में इन्हें डी ब्रोगली पढ़ देते हैं। ठीक है, फ्रेंच है भाई, फ्रेंच में है ना, फ्रेंच में वैसे नहीं पढ़ा जाता जैसे लिखा जाता है, ये देवनागरी लिपि नहीं है, इंडियन। ठीक है, तो ये लुई डी ब्रोय थे, और provided a solution to this puzzle, and de Broglie reasoned that if light waves can behave like a stream of particles, ये रीजनिंग थी उनकी, then perhaps particles such as electrons can possess wave properties। अरे मतलब अभी तक हम लाइट को क्या सोचते आए थे, वेव, फिर आइंस्टीन ने एकदम से अचानक आके कहा कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो डी ब्रोए ने एकदम ठीक उल्टा किया, उन्होंने पूछा कि अगर लाइट जिनको हम वेव समझते रहे, तो अगर इफ दे कैन बिहेव लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स व्हिच वी कॉल फोटॉन्स, देन परहैप्स जिनको हम पार्टिकल सोचते हैं, हो सकता है वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस बिहेव लाइक अ स्टैंडिंग वेव। अब मैंने आपको बताया हो बच्चों, ठीक है, बार बार कि ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अभी क्लास 11 में आएंगे, थोड़ा साउंड वेव्स में यही सब पूरा पढ़ेंगे, ऐसे फोटोग्राफ आप देखेंगे तुरंत, ये जो यहाँ पे ये बने हुए हैं, इसको आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और अभी आपको अगर इफ यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प, मैंने बताया कि यहाँ पे इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैंने एक क्लास इस चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि दिस इज क्वांटम फिजिक्स, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, है ना। सो इट इन्वॉल्व ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी हुई, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार यहाँ पे, तो खैर मुद्दे की बात क्या है, ये इन्होंने एक स्ट्रिंग, गिटार स्ट्रिंग की तरह एक गिटार स्ट्रिंग ली है। ठीक है, और waves are described on a guitar string as stationary because they do not travel along the string। ठीक है, some points on the string are called nodes। nodes का क्या मतलब हुआ, they do not move at all। ठीक है, that is the amplitude of the wave at these points is zero। ये definition है बच्चों नोड की। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखनी है कि एम्पलीट्यूड कितना होता है नोड पे, जीरो होता है। तो ये नोड है, देखो ये जो पॉइंट है ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है,
ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट्स तो हमेशा नोड होंगे क्योंकि वहां से तो यार कुछ होएगा, ये एंड पॉइंट्स तो नोड है, ये नोड्स है, ठीक। तो नोड्स का क्या है डेफिनेशन, क्या बोल दिया है हम लोगों ने अभी अभी कि नोड्स का ये डेफिनेशन हमने बोल दिया है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट दीज पॉइंट्स इज जीरो, ये है नोड्स, ठीक है। और ये यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अभी हम देखेंगे तो थोड़ा प्रीवियस ईयर आईटीजेई में भी आए, और मैंने आपको बार बार ही बोला कि एक बार जब आप कंप्लीट कर लेंगे देन वी अगेन विल कम बैक फुल सर्कल, ठीक है। हम 2 साल तक यही पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद जब आप फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तब आप बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से करोगे क्योंकि आपको और भी चीजें समझ में आ रही हैं। बट अभी भी हम करेंगे तो इसलिए आपको थोड़ा सा चीजें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद डी ब्रॉय क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इट इफ इट बिहेव्स लाइक अ स्टैंडिंग वेव इन द हाइड्रोजन एटम then the length of the wave must fit the circumference of the orbit exactly, ठीक है। otherwise the wave would partially cancel itself on each successive orbit। और फिर से जैसे आप वेव में थोड़ा सा आप जाएंगे तो आप ये देखोगे कि जो पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बोलते हैं कि इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा, ठीक है। तो इवेंचुअली द एम्पलीट्यूड of the wave would be reduced to zero and the wave would not exist। कुल मिला के ये है कि अगर ये परफेक्टली फिट हो रहा है along the circumference, यहाँ पे एलिप्टिकल दिख रहा है मेरे को, बट एनीवेज ये सर्कल में आप अगर आप देख रहे हो तो मेन चीज क्या है, ये पूरा का पूरा जो भी है दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। यही हमने लास्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ एन अलाउड ऑर्बिट, जो भी रेडियस है आर, एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये, ठीक है। where r is the radius of the orbit, lambda is the wavelength of the electron wave and n equal to 1 2 3। तो जैसे ही n 1 2 3 हो गया तो इसका मतलब है रेडियस कैन हैव ओनली सर्टेन वैल्यूज, है ना, क्वांटाइजेशन आ गई है। n आते ही आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटाइजेशन आ गई, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसी को यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया तो यहाँ से आ जाता है 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, जो कि अभी हमने देखा है। और बोहर ने क्या है बोला था, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, राइट। तो यहाँ से मैं इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, राइट। और टू लेफ्ट हैंड को मैं 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा लिख दूंगा तो एन लैम्डा हो जाएगा एन एच अपॉन एम वी, एन से एन कैंसिल हो गया तो यहाँ से मेरी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इन्होंने यहाँ पे ये यू दे रखा है, ठीक है। यू का भी वही मतलब है, ठीक है, देयर इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स के लिए ही हमने बोला था, ये चलेगा। साथ में मैंने हम लोगों ने ये बोला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी है ना, ठीक है। अगर एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया जाता है तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। यानी ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये कितनी हो जाएगी, 2 q v। ये हमने यही कहा था, हमने इसको भी हटा दो यार, ये क्यों, चाहे तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लें। हमने क्या बोला था कि ऑल्टरनेटिवली हम काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम और मास में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहीं से मेरा मोमेंटम कितना आ गया है, 2 m q v, वी कैपिटल वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आ गई। और लैम्डा डी ब्रॉगली या डी ब्रोए का क्या है रिलेशनशिप, h अपॉन एम वी, राइट। h अपॉन एम वी इज नथिंग बट h अपॉन p, राइट। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, h अपॉन स्क्वायर रूट 2 छोटा m, चार्ज जितना उस पे हो, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड, सी व्हाट वी हैव डन। सो अब हम लैब में क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे या प्रोटॉन को लेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को लेंगे और हम उसे एक्सेलरेट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर रखा है एंड ऑब्वियसली इट विल गेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और जब उसकी लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है
देन इट डिस्प्लेज अ वेव लाइक पैटर्न, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ हम ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए, और देखो यहाँ पे ये भी है थोड़ा सा कि ये इंस्ट्रक्टिव है कि इस दो केसेस के लिए इन्होंने कहा है कि फास्टेस्ट सर्व जो है टेनिस में इज अबाउट 150 माइल्स पर आवर और 68 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ये मास दे रखे हैं, ठीक है, 60 ग्राम है बेसिकली टेनिस बॉल ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड। और फिर सेकंड केस में हमें वेवलेंथ निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन की विच इज मूविंग एट 68 मीटर पर सेकेंड। तो पहले केस में जब ये आप सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे ये आया 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये जो वेवलेंथ है दिस इज रियली वेरी वेरी स्मॉल टू ऑब्जर्व, ठीक है। इसीलिए जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं टेनिस बॉल की दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी एग्जिस्टिंग मेजरिंग डिवाइस। फिर सेकंड केस में हमारे पास जो है वो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो 68 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। तो उस केस में हमने जब ये वैल्यू पुट करी तो हमने देखा कि अरे ये जो वेवलेंथ आई है इट इज इन द इंफ्रारेड रीजन एंड सो इट कैन बी मेजर्ड। तो ये जो डी ब्रोई का इक्वेशन है वो मेजरेबल वेवलेंथ के लिए तभी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है, तभी जो है ये चीज होल्ड करती है। अब देखो जैसे ही ये डी ब्रॉय ने इंट्रोड्यूस करी है ये इक्वेशन वो तो थ्योरेटिकली काम कर रहे हैं। अब ये आ गए, ठीक है, बिल क्लिंटन के भाई क्लिंटन डेविसन एंड लेस्टर जर्मर, ठीक है, भाई नहीं है भाई, है ना, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जीपी थॉमसन। ये कौन है? ये थॉमसन का लड़का है जिसने बताया था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब ये उनका लड़का थॉमसन ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है। दोनों को नोबेल प्राइज मिल रहा है, पापा को इसलिए मिल रहा है वो बता रहे हैं दुनिया को देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। और उनका लड़का क्या गीत गा रहा है कि नहीं नहीं पापा वो क्या है, वेव है। दोनों उल्टी बात कर रहे हैं, दोनों नोबेल प्राइज पाए जा रहे हैं, ठीक है। तुम उल्टी बात करोगे तो घर पे थप्पड़ खाओगे पापा से, और यहाँ पे क्या पा रहा है वो, नोबेल प्राइज, ठीक है। सो बाय डायरेक्टिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ थिन पीस ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है, देख रहे हो गोल्ड फॉइल में काम कर रहे हैं, सब इंडिया से चुरा के ले गए हैं ये अंग्रेज, ठीक है। और उसके बाद उस गोल्ड को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो भैया ज्वेलरी बनती है, वो उसकी थिन शीट बना के उस पे इरेडिएट कर रहे हैं ऑन अ स्क्रीन सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स-रेज वर यूज्ड। देखो ये रहा भाई, एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने एक बताया हुआ है, ठीक है, ये है। तो एक्स-रे डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड बी इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये है भाई सिचुएशन यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल से एक्सरेज तो है ही भाई वेव्स, ठीक है। तो जब टकरा रहे हैं तो वो तो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेंगी, लेकिन सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, अरे इलेक्ट्रॉन को डाइफ्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल, और वो भी वैसे पैटर्न बना रहे हैं, मतलब वो भी एक्सरेज की तरह वो इलेक्ट्रॉन भी राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बिहेविंग और डिस्प्लेइंग प्रॉपर्टीज लाइक अ वेव, ठीक है। लेफ्ट हैंड में एक्सरे तो हमें पता ही है भाई, ये तो है ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो वेव की तरह है ही। और राइट हैंड में देखो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन जिसको पार्टिकल सोचा गया था, इट आल्सो इज डिस्प्लेइंग अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया है अभी लोगों ने, और ये यूज करता है वेव लाइक properties of electrons because it produces images of objects that cannot be seen with the naked eye or with light microscopes, ठीक है। अब लॉ ऑफ ऑप्टिक्स क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यानी कि इमेज बन ही नहीं पाएगा
ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन हाफ द वेवलेंथ। अगर मैं 400 नैनोमीटर का अगर लाइट यूज कर रहा हूँ तो 200 नैनोमीटर से छोटी चीजों का हम देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब फिर इन्होंने बनाया है, ठीक है, एक है ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। घर पे जाके पढ़ें, मजा लें इसके कि कैसे देखो बना। और अब ये देखो, उसके बाद ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया इन्होंने इमेजेस बनाए हुए हैं यहाँ पे, राइट? Normal red blood cell, sickled red blood cell from the same person, right? See, and these are the among the most powerful tools on chemical and biological research। होंगे यार, सीधी सी बात है, ठीक, क्योंकि आप इतनी छोटी चीजों को देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा आज एक्सटेंड करेंगे, हमने कहा था, ठीक है। और अब है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आए, अब dual nature of electron was particularly troublesome because of the electrons exceedingly small mass। अब देखो, है ना, पहले ही दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि या तो एक चीज पार्टिकल होगी या तो वेव होगी यार। ऐसे थोड़ा है कि एक चीज यहाँ पे भी है और हर जगह भी है, एक ही जगह पे ही हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब दीज थिंग्स वर वेरी ट्रबलसम। ठीक है, क्योंकि हम चीजों को हम हमेशा डिटर्मिनिस्टिक आइडिया से देखते हैं। या तो तुम जहाँ पे बैठे हो अपने घर में वहां पे होगे, ऐसा थोड़ा तुम हर जगह पे ही होगे, वेव की तरह भी प्रॉपर्टीज होंगी तुम्हारी ना। हम तो पार्टिकल की तरह ही हैं भाई, एक ही जगह पे हैं। ठीक है, अब कोई अचानक से हमें बोले कि यार नहीं मैं तो हर जगह हूँ, तो वो क्या कर रहा है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि बोल देते हैं, वो वेव नेचर अपना रियलाइज कर गए हैं बड़े बड़े जो सेंट्स हैं जिन लोगों ने ये बोला। ठीक है, दैट इज इंडियाज वेज ऑफ सेइंग कि, है ना, डुअलिटी है हम लोगों के अंदर एंड वी एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, नॉर्मली क्या गया, वी आर ओनली अवेयर ऑफ आवर पार्टिकल नेचर, बट दीज सेंट्स through meditation they have realized their wave nature also, they have realized that they are everywhere। अहम ब्रह्मास्मि जो बोला जाता है उपनिषद में, वो यही है। ठीक है, अब ये आए भैया हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही फेमस है। उन्होंने कहा भैया इम्पॉसिबल है टू नो साइमल्टेनियसली बोथ द मोमेंटम, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद सर्टेनिटी। मतलब आप एक साथ ही डेल्टा एक्स, यहाँ पे मैं डेल्टा पी की बजाय डेल्टा पी एक्स लिख रहा हूँ, कि अगर आप पोजीशन को एक्स एक्सिस के अलोंग में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मोमेंटम आप एक्स एक्सिस के अलोंग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स लगाया वहां पे। अगर मैं पोजीशन को एक्स एक्सिस में मेजर कर रहा हूँ और उसके मोमेंटम को मैं वाई एक्सिस के अलोंग मेजर कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ मैं। अगर लेकिन पोजीशन को एक्स एक्सिस में कर रहा हूँ और मोमेंटम को भी मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करने की कोशिश करता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता हूँ। हमेशा क्या होगा मेरे पास, हमेशा क्या आएगा, एक अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब क्या है भाई, greater than equal to if the measured uncertainties of position and momentum are large, their product can be substantially greater than h by 4 pi। देखो मेन चीज, अब ये इक्वेशन क्या कह रही है कि डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजिशन, डेल्टा पी एक्स क्या है, measuring uncertainty in measuring the position of the momentum। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स क्या है, दे आर द अनसर्टेनिटीज। ठीक है भाई, क्या है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स आर द अनसर्टेनिटीज इन मेजरिंग द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है भाई, तो मान लिया कि मैंने एक्यूरेटली मेजर कर लिया, सपोज वी मेजर पोजिशन एक्यूरेटली, पोजिशन एक्यूरेटली। पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करने का बच्चों क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि अनसर्टेनिटी रही नहीं गई, ये डेल्टा एक्स जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा पी एक्स, है ना, यहाँ पे
h/4 पाई इंटू 0। समझ रहे हो ना? यानी अब डेल्टा पी एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा? इनफाइनाइट। मतलब अगर मैंने उसको मेजर कर लिया तो हमें पता ही नहीं है भाई उसका मोमेंटम कितना है। उसका मोमेंटम जो भी यूनिट्स आप यूज करें उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10, हमें कुछ नहीं पता। तो ये है कहानी। इसी को कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स को हम क्या लिख देंगे? देखो बच्चों, पी एक्स क्या होगा? मास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एज्यूमिंग द मास टू बी कांस्टेंट। डेल्टा पी एक्स को हम क्या लिखते हैं? मास इंटू डेल्टा वी एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी एक्स की जगह एम डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये राइट। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेम इक्वेशन, है ना? कुछ नहीं है यार इसमें, है ना? मोमेंटम की जगह वो रखती है। तो ये होगा। और मैंने आपको बोला कि देखिए मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन या ओनली एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि जो वैल्यूज और ये सब दे रखा है हम उसे सब्स्टिट्यूट कर पाए, तब जाके गेम हो जाएगा। ठीक है। तो यही इतना छोटी सी चीज है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। अब एन ए एग्जाम्पल दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 8 × 10⁶मीटर पर सेकेंड। Uncertainty in measuring the speed is 1% speed of the light. 1/100 into 3 into 10 to power 8. Calculate the uncertainty in the electron's position. The mass of the electron is this. ठीक है। फिर अब बेस बॉल है, उसका मोमेंटम इतना है, द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द मोमेंटम तब ये। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अभी। ठीक है। 6-9 हो रहा है आपके पास, 4 to 5 मिनट्स है। ठीक है भाई, हम डिस्कस करेंगे विद इन 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है भाई, करें इसको जल्दी से। हाँ। ठीक है, ये है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h/4 पाई, और डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन, हम हमेशा इक्वल इक्वल टू यूज कर लेते हैं। ठीक है, h/4 पाई, इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं। कैलकुलेटर है, दबा दब पुट करो वैल्यूज और बताओ मेरे को क्या क्या है। शाबाश।
हाँ भाई, कितना आया? अथर्व, अक्षत, Sir, हर्ष, I got 7.24 into 10 to power -10. कितना? 7.2 approx into 10 power -10. नहीं यार, तो देखो कुछ और आ रहा है। क्या मास सब्स्टिट्यूट किया है भाई? देखो वैल्यूज यार, वैल्यूज तो रखना सीखो यार, सीधे सीधे यार। 6.626 इंटू 10⁻34 है, देखो। मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए हम इक्वल टू साइन यूज करेंगे। पहले हमने अनसर्टेनिटी इन स्पीड देख लिया, डेल्टा वी कितना है यार? 1%, 1/100। ओह, यहीं पे गड़बड़ है आई थिंक, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ करा होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, नहीं नहीं, इन्होंने नहीं गड़बड़ करा है। ठीक है, 1% ऑफ 8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो ये है अनसर्टेनिटी। ठीक है भाई, डेल्टा पी क्या हो गया? m × डेल्टा वी, तो ये देखो इन्होंने ये वैल्यू रख दिया, ये आ गया। और डेल्टा एक्स यहाँ से रख लिया यार, ये आंसर है। इतना ही आ रहा है तेरा भी? 7.24 × 10⁻10 मीटर, Yes, sir. ये तो सही है। ठीक है भाई, दिस अनसर्टेनिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू अबाउट 4 एटॉमिक डायमीटर्स, मतलब ठीक ठाक अनसर्टेनिटी है। बेसबॉल वाले केस में कितना आया है भाई? बाकी जो चीते बैठे हुए हैं मेरी बारात में आके, ठीक है भाई, थोड़ा डांस भी कर लो यार, बारात में आए हो तो यार, ऐसे क्यों बैठे हुए हो, है ना? चलो शाबाश, नाच लो यार, है ना? आए हैं तो डांस करके जाएंगे। चलो चलो, वैल्यू रखो यार, वैल्यू, ऐसे मत आए रहो यार, है ना? कितना आया भाई? बेसबॉल का मास दे रखा है, 100 माइल पर आवर है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, इसको देख लेना यार घर पे, ठीक है? तुम तो बैठे रहोगे यहाँ। देखो थोड़ा और इस टाइप के फिर क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास की, अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम सेम है, तो फिर क्या होएगा? तो डेल्टा एक्स को डेल्टा पी एक्स रख दोगे, उस टाइप की चीजें। ठीक है, अब देखो, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे श्रोडिंगर पे, ठीक है? यही है कैट वाले अंकल, ठीक है? तो कैट वाले अंकल का क्या है? तो पहले तो ये है कि भाई, बहुत डेफिनेटली made a significant contribution to our understanding of atoms, and his suggestion that energy of an electron and atom is quantized remains unchallenged. But his theory did not provide a complete description of electronic behaviors in atoms. ठीक है, तो क्यों नहीं नहीं करा भैया उन्होंने? क्योंकि एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, हीलियम एटम के लिए वैलिड ही नहीं है, तो बिहेवियर ऑफ एटम्स तो कुछ बता ही नहीं पा रहे। अब ये आए भैया श्रोडिंगर, ये खतरनाक आदमी। 1926 में अरविंद ने क्या काम किया है? एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल टेक्निक यूज करी, ठीक है? इसे बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है? अब देखते रहना। ही हैज फॉर्मुलेटेड एन इक्वेशन, कैसी इक्वेशन फॉर्मुलेट करी है? जो कि डिस्क्राइब करती है द बिहेवियर एंड एनर्जीज ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन जनरल, एन इक्वेशन एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे न्यूटन ने अपनी लॉ ऑफ मोशन में ये, है ना, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए किया है, वैसे ही श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन के लिए वो किया। अब इट रिक्वायर्स एडवांस कैलकुलस टू सॉल्व एंड वी विल नॉट डिस्कस इट, ठीक है? अभी हम लोग ऐसे तो हम डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं इसे पार्ट्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है? एक साथ आपको नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है कि श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, जब हम उसे सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास, है ना,
और इस श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की खास बात बच्चों क्या है? श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की खास बात यह है कि it is important to know that the equation incorporates both particle behavior in terms of mass and wave behavior in terms of wave function psi, which depends on the location in space of the system, such as electron in an atom. यार ये तो बड़ा ही वो डार्क सा हो गया, इसको हटा देता हूँ। चलो देखते हैं, ये ग्रीन ही ठीक था वैसे तो। ठीक ही है। तो भैया जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग बोथ द पार्ट, मतलब दोनों ही। उसने कहा भैया आपकी इक्वेशन या तो पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को अकाउंट में लेती हैं, या तो आपकी इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को अकाउंट में लेते हैं। तो क्यों ना मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं जो कि पार्टिकल के वेव नेचर और, है ना, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को ही अकाउंट में ले। ठीक है, तो ये काम किया उन्होंने। तो मास भी है इस इक्वेशन में, और जो हमें मिलता है इसे सॉल्व करके, श्रोडिंगर ने ये बोला था कि इट इज मच मोर beneficial if we treat it as like a wave. So we get also a wave function sign, ठीक है, which depends on location in space of the system. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि वेव फंक्शन itself has no direct meaning. ठीक है, साई का कोई भी डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं है, बहुत बारी पूछा जाता है। However, the probability of finding an electron in certain region in space is proportional to the square of the wave function psi square. psi का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन psi स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। psi स्क्वायर क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी यूज किया हुआ है। एनीवे, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आएंगे हम इस पे भी। ठीक है, इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी बट द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। साई स्क्वायर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या बताता है ये? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे को एक वॉल्यूम में ये निकालना है कि इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि अब हम देखो, मैं इलेक्ट्रॉन को अब डायरेक्टली, मैं इलेक्ट्रॉन की ना तो पोजीशन बता पाता हूँ ना तो मोमेंटम बता पाता हूँ। मैं ये बता ही नहीं पाता हूँ एग्जैक्टली कि वो है कहाँ। एग्जैक्टली बताता हूँ तो मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन, मोमेंटम गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, अब आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी बताओ एक रीजन में कि उसमें होने की कितनी है। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम वी है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो होगा साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्या होगा? साई स्क्वायर, जो कि वेव फंक्शन है, इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। ठीक है, सो idea of relating psi square to probability stems from wave theory analogy. According to wave theory क्या कहती है? Intensity of light is proportional to square of the amplitude of the wave or psi square. The most likely place to find a photon is where the intensity is greatest. That is where the psi square is greatest. A similar argument associates psi square with the likelihood of finding an electron in regions surrounding the nucleus. अच्छा, देखो अब एक और मैं आई थिंक ये फेनमैन में पढ़ रहा था मैं, तो फेनमैन ने बड़ा एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया। देखो कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता न्यूक्लियस में भाई? यार पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, चिपक जाने चाहिए ना। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे आंसर किया? ठीक है, रिचर्ड पी फेनमैन ने, भाई को 1965 नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया। ठीक है भाई, मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया। तो अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया, तब तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। कहाँ है वो? न्यूक्लियस में है भाई। ठीक है, सुनते रहना। जैसे, क्योंकि क्वेश्चन यही है ना कि भाई व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कोलैप्सिंग, राइट?
तो सबसे पहले बोहर ने कुछ, जैसे वो बोहर बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड ने जैसे अपना प्लेनेटरी मॉडल रखा तो तुरंत लोग आ गए कि नहीं नहीं, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है जब तो वो एनर्जी लूज करता है, और ये सर्कल में है तो एक्सेलरेशन में है, तो ये ग्रेजुअली एनर्जी लूज कर जाएगा और फिर गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं है। फिर बोहर ने अपना जुगाड़ लगाया है ना, जुगाड़ू बोहर। बोहर ने क्या कहा कि एक स्पेशल ऑर्बिट में चलते हैं, उनमें ना एनर्जी इसकी कम होती है ना ज्यादा होती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो स्पेशल ऑर्बिट में ही ट्रेवल कर सकता है। तो ऑब्वियसली वो जुगाड़ था, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग आए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेके कि इम्पॉसिबल है, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दे दी। अब उसके बेसिस पे अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं गिरता है, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, व्हाई डजंट इट कोलैप्स। तो अब हम बोल रहे हैं कि मान लो कि वो कोलैप्स कर गया, जैसे वो कोलैप्स करा तो मुझे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, राइट। तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एंड अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मुझे पता नहीं चल सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। देख रहे हो, सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है। मुझे पता नहीं चल सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में है, एंड वी कैन नॉट नो। ठीक है, और ये सुनने में बड़ा एब्सर्ड लगता है ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि अरे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन यही है, यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों नहीं कोलैप्स होगा वो। बिकॉज इफ इट कोलैप्सेस आई विल नो इट्स पोजीशन एग्जैक्टली, एंड बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई कैन नॉट नो द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, है ना। वो कोलैप्स कर गया तो बेचारा फिर उसका मोमेंटम भी हमें पता चल गया जीरो, तो है ना, तो ये नहीं हो सकता, राइट। एनीवेज, तो एक तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है। एनीवे, अब श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, इट बिगेन अ न्यू एरा इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फॉर इट लॉन्च्ड अ न्यू फील्ड क्वांटम मैकेनिक्स, आल्सो कॉल्ड एज वेव मैकेनिक्स। This equation cannot be derived from other principles as it is a fundamental postulate of quantum mechanics, ठीक है। फंडामेंटल postulates को हम कहीं और से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही मतलब होता है फंडामेंटल का, राइट। तो एंड 1913 से लेके 1926 की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको, न्यू क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो हम इसको फिर से कवर करेंगे बार बार चीजों को, बट द क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों, जब जब मैं एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, राइट, जैसे हम लोग मान लिया मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट, और इंटीजर्स के लिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू +-2, राइट। तो वैसे ही जब मैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वेव फंक्शन आता है साई, त्रिशूल, जाई, और ये तीन ऐसे नंबर्स देता है, NLM, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्या बोल देते हैं, क्वांटम नंबर्स। So after solving Schrodinger's wave equation, we get wave function which is characterized by three numbers which are called क्वांटम नंबर्स। और अब हम देखेंगे कि ये क्वांटम नंबर्स जो हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये NLM जो है ये क्या सिग्निफाई करते हैं, राइट। ये देखना है अभी। तो पहली चीज तो है, देखो बोहर का खत्म कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि बोहर तो फिक्स्ड ऑर्बिट्स की बात करता था, ठीक है। फिक्स्ड ऑर्बिट्स की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिक्स्ड ऑर्बिट में मुझे एग्जैक्टली पोजीशन पता है। फिक्स्ड ऑर्बिट्स में भाई प्लैनेट्स चलते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, हमें पता रहता है, अच्छा ये अभी जुपिटर कहाँ पे है, प्लूटो कहाँ पे है, वीनस कहाँ पे है, हमारी सैटेलाइट कहाँ पे है, इलॉन मस्क की सैटेलाइट कहाँ पे है ना। फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं उनके। यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट्स हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हमें पता ही नहीं चल सकता, वी कैन नॉट नो द वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली
नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, वो हम जान ही नहीं सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हम जान ही नहीं सकते हैं, ये नहीं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट इटसेल्फ। देखो थोड़ा सा और दिखाता हूँ। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, मुझे इस, और ये चल रहा है कि इसकी पोजीशन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ये वी एक्स पोजिशन से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे अगर जानना है कि ये कहाँ पे है, तो यार मैं कुछ लाइट वाइट कुछ भेजूंगा, फोटोन मैंने भेजे, मैंने कहा जाओ फोटोन देख के आओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये फोटोन आ रहे हैं बेचारे। तो ये यहाँ पे ये टकराए इससे, इन्होंने कहा अरे इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें, चलो वापस जाके बताते हैं इनको। तो अब ये वापस आने लग गया, फोटोन वापस आएंगे ना भाई हमारे पास, ठीक है। अब ये वापस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से वापस जा रहे हैं। और ये हमने, ये हमारा जो भी डिटेक्टर है उसने उन्होंने बताया कि अरे सर जी वो तो ना यहाँ एक्स पोजीशन में है, और वी एक्स वेलोसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा यार ब्लूइश बना देता हूँ, है ना। तो ये ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने मेरे को आके क्या बताया, इन्होंने आके बताया कि सर वो तो पोजीशन एक्स पे है और वेलोसिटी वी एक्स से चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। अब देखो क्या हुआ ड्यूरिंग द मेजरमेंट इटसेल्फ, क्या हुआ यार, वो फोटोन आएगा, वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वो आपस में इसको टकराएगा और उस टकराने में ही इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, कुछ उस अमाउंट से जो अपन को पता ही नहीं है, और पोजीशंस को भी चेंज कर देगा जो हमें पता ही नहीं है। तो जो वापिस आके हमें बता रहा है, वो पहले की पोजीशन बता रहा है, पहले का वो बता रहा है लोकेशन, पहले की वेलोसिटी बता रहा है। जब हमने उसे मेजर नहीं कर रहा था, हमारी मेजरमेंट ने ही क्या कर दिया है, उसे चेंज कर दिया। अगर हम उसे मेजर नहीं करते तो वो अपना वैसे रहता, बट हमें जानने के लिए, सो द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज चेंजिंग इट। समझ रहे हो ना अंग्रेजी में क्या बोल रहा हूं मैं, द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट has changed its velocity as well as position, right? This is what has happened. Okay, so अब फिर से आते हैं कि although quantum mechanics tells us that we cannot pinpoint an electron in an atom, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी तुम लोग को पिन पॉइंट कर सकते हैं, अच्छा अपने रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं, but it does define the region where the electron might be at a given time. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक रीजन डिफाइन कर सकते हैं जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा एट अ गिवन टाइम, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसको यूज करके देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन density gives the probability that an electron will be found in an electron region of an atom, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो इसका फैंसी नेम इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो अगर मेरे को, सो प्रोबेबिलिटी of finding an electron in a volume, चलो पहले v लेते हैं, dv बाद में लेंगे, v is, so probability p बोल देते हैं इसको, so p will be equal to xi square
इनटू वॉल्यूम, राइट? ये हो जाएगा, राइट? ये है प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिर से बोर किसकी बात करते थे? ऑर्बिट्स की। अब टू डिस्टिंग्विश द क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एटम फ्रॉम बोहर्स मॉडल वी स्पीक ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, एल लगा दिया इसमें, रादर देन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट नहीं, अब क्या? ऑर्बिटल। तो बच्चों, ऑर्बिटल क्या हो गया? एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी थॉट ऑफ as the wave function of an electron in an atom। कैसे हम उसे सोच सकते हैं? It can be thought, ये थोड़ा ये चमको लगाऊं तो, can be thought of as the wave function of an electron in an atom। अब देखें आगे, when we say that an electron is in a certain orbital, जब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कहाँ पे है। तब हम क्या बता रहे हैं? we mean that the distribution of the electron density or the probability of locating the electron in space is described by the square of the wave function associated with that orbital। कुल मिला के ये क्या हो गया? इसे सीधे सीधे शब्दों में हम ऐसे बोल देंगे कि ऑर्बिटल का ये मतलब है कि वो थ्री डायमेंशनल रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? ठीक है, ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है भाई? राइट? ठीक है, तो ये है ऑर्बिटल। इट इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। थोड़ा सा और भी इसमें देखो, मैक्सिमम मिनिमम अगर आपने थोड़ा कर लिया होगा कैलकुलस में, थोड़े एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं, थोड़ा और खेलेंगे हम उस पर। ठीक है, तो मैं से बहुत थोड़ा इंटेंस लेके जाऊंगा, पहले आप थोड़ा यहाँ पे फोकस रखें। ठीक है, so an atomic orbital therefore has a characteristic energy as well as atomic orbital के पास क्या है? therefore has a characteristic energy as well as a characteristic distribution of electron density। ठीक है भाई? तो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी भी है उसकी, एक पर्टिकुलर एनर्जी भी है, एंड ऑल्सो इट हैज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना। प्रॉब्लम यार बहुत सारी हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन वर्क्स नाइसली फॉर द सिंपल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए और वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन के लिए तो बढ़िया है, बट इट टर्न्स आउट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली फॉर एनी एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ओहो, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दिया इसने। तो अब कैसे हम करते हैं? तो हम क्या करते हैं, उसे लर्न टू गेट अराउंड दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी बाय अप्रोक्सीमेशन। कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि ठीक है, मोटा मोटी ऐसे चल रहा हो। ठीक है, so although the behavior of electrons in many electron atoms, multi-electron atoms, is not the same as in the hydrogen atom, we assume that the difference is probably not too great। ठीक है, कुल मिला के ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए, बट वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी है। ठीक है, ये सब थ्योरीज ये आप पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप जाओगे ऊपर तो आपको मिलेगा थोड़ा बहुत पढ़ने को, एंड एल्स यू माइट नॉट रीड अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, तो हार्ट्री फॉक और ये सब मतलब अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं यार, कुछ नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स है वो। ठीक है, सब कुछ ही गणित ही है। ठीक है, असली में तो इलेक्ट्रॉन को पता भी, ऑर्बिटल सिर्फ हमारे दिमाग में है। ऑर्बिटल्स आर जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। असली में ऑर्बिटल ऑर्बिटल कुछ नहीं है भाई लोग। ठीक है, लेकिन तो हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम एक थ्योरी देते हैं। since with that theory we are able to do so many things, we assume that it is correct, but actually there is no orbital, no orbit. Reality cannot be described mathematically, right? Because see, the Schrodinger wave equation has failed immediately, right? The moment we have entered into a two electron system, two electron two proton, Schrodinger wave equation is, हम उसे exactly solve ही नहीं कर पा रहे। इक्वेशन तो सही है,
पर उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमसे हो ही नहीं रही, तो हम उसमें अप्रोक्सीमेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो ये तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है कि है ना, गॉड नेवर सॉ इन ऑर्बिटल, ठीक है। ये सब हमारे दिमाग की इजाद है, श्रोडिंगर के। एनीवेज, तो अब मैंने कहा था कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 3 क्वांटम नंबर आते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। और चौथा क्वांटम नंबर तब आता है जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिलेटिविस्टिकली सॉल्व करते हैं। आइंस्टीन बाबा बाबा आइंस्टीन भी तो थे, है ना। आइंस्टीन बाबा ने भी तो दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसको भी लगा के, वो एक पॉल डायरेक्ट ने काम किया हुआ है, ठीक है। पॉल एम डायरेक्ट, ये महानुभाव भी थे, ये भी ब्रिटिश ही थे, एंड ही ऑलवेज वर्कड अलोन, और ही वाज अ मैथमेटिशियन and he solved this equation, right? I mean he applied the, तो फिर चौथा क्वांटम नंबर ये लेके आए। चलो इसी को रखते हैं ऐसे। So in quantum mechanics, 3 quantum numbers are required to describe the distribution of electrons in hydrogen and other atoms, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। मैंने बताया साई एन एल एम, ठीक है। दे आर कॉल्ड, इनके क्या नाम रख दिया? अब नाम रख देते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, तुम लोग का नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, तुम अपने बच्चों का नाम रख दोगे, ठीक है। तो क्या बोल दिया? एन को क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोल देते हैं बच्चों? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। एम को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड these quantum numbers will be used to describe atomic orbitals and to label electrons that reside in them. ये कहानी हमें चाहिए है असली में। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एलिमेंट्स की, इसलिए हमने ये इतना बड़ा गाना गाया है, ये चैप्टर पढ़ा है। जो चैप्टर फिजिक्स में क्लास 12 में लास्ट में पढ़ाया जा रहा है, वो केमिस्ट्री वाले चैप्टर 2 में ही क्यों पढ़ ले रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मॉडर्न तरीके से, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो 3 क्वांटम नंबर हो गए, एन एल और एम। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आए हैं। ओहो, ये डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटम। तो यही चौथा क्वांटम नंबर पॉल एम डायरेक्ट लेके आए थे, ठीक है। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला, जाहिर सी बात है। अब क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? कैन हैव इंटीग्रल वैल्यूज 1 2 3 एंड सो फोर्थ। द वैल्यू of n determines in hydrogen atom, ठीक है। The value of n determines the energy of an orbital, as we will see shortly, as we will see shortly, this is not the case for a many electron atom। many electron atom में सिर्फ n के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है, वो l के ऊपर भी डिपेंड करती है एनर्जी, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ n पे डिपेंड करती है, ठीक है। यार मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, ये मेरे को थोड़ा डार्क लग रहा है। use this, as we will see shortly, what we will see shortly, this is not the case for a many electron atom। many electron atom के लिए ऐसा ये नहीं है, n पे भी और l पे भी डिपेंड करता है, वो देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या करता है भाई? ये और भी कुछ करता है कि यही करता है? और भी कुछ करता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो रिलेट्स टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। रेडियस होता है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, राइट। larger n is the greater the average distance of an electron in an orbital from the nucleus and therefore larger the orbital। देखो अभी अभी मैंने एक वर्ड बोल दिया कि r है n स्क्वायर के, ठीक है। ये वाला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है बच्चों, ये बोहर के क्वांटम नंबर n से अलग है, पहली बात तो, ठीक है। बट इट हैज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज बहुत सारी है, बट ये n अलग है और वो n जो है अलग है। क्यों? क्योंकि बोहर के लिए n का क्या मतलब है? बोहर के लिए n बता रहा है ऑर्बिट। क्या बता रहा है? n ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट। यहाँ पे n का क्या मतलब है? ये n क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
और ये बता रहा है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बता रहा है? ऑर्बिटल को, ऑर्बिट को नहीं बता रहा, ऑर्बिटल को बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल। क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, ये भी हमें कुछ बताता होगा भाई, जब सब इतना कुछ बता रहे हैं, है ना? मोदी जी भी कुछ भी बताते रहते हैं, तो ये भी बता रहा है। ये क्या बता रहा है? टेल्स अस द शेप ऑफ द ऑर्बिट। ओहो, अच्छा। एन क्या बताता है? एन बताता है एनर्जी, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और also the average distance of an electron in the orbital from the nucleus, ठीक है। एंड डिस्टेंस और वो एनर्जी को बता रहा है। एल क्या बता रहा है? शेप कैसी है ऑर्बिटल। एल क्या बता रहा है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है। और यहाँ पे मेन चीज क्या है? एल, वैल्यू एल की डिपेंड करती है क्वांटम नंबर एन पे। तो अगर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल की कहां से कहां तक वैल्यू हो सकती है? सिर्फ 0 से n-1 तक की हो सकती है। अगर एन 1 है तो एल की ए की वैल्यू हो सकती है, वो है n-1 यानी 0, ठीक है भाई। क्या हो सकती है? ए की वैल्यू हो सकती है n-, देखो, एल n 1 है, एल क्या हो सकता है? एल विल ओनली गो फ्रॉम 0 to n-1, तो यानी, यार इसको ना डॉट 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 करके करता हूँ। एल की वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी? 0 1 2 ऐसे जाती रहेंगी n-1 तक। इसको भी हटाना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एन और एल, अगर n-1, एल कहां से शुरू होगा? 0 से। फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसकी? 1-1 यानी 0, यानी ए की वैल्यू है 0। एन अगर 2 है तो 0 से शुरू होके फाइनल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों? n-1, राइट। फाइनल वैल्यू क्या है? n-1, 2-1, कितने तक? यानी इसकी क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 0, 1। n=3 है, शुरू कहां से होगा? 0 से। फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी? 3-1, यानी कि 0 से 2 तक पॉसिबिलिटीज है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? 0, n4 है, शुरू कहां से होगा? 0, फाइनल इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 4-1, तो यानी 0 से 3 तक। यानी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3। n=5 है, इनिशियल क्या हो जाएगा? 0, फाइनल क्या हो जाएगा? n-1, n-1, यानी 0 से 4 तक चलेगा। कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज है? 0, 1, 2, 3, 4, ये। तो जो एल वैल्यू है एन वैल्यू पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और कैसे डिपेंड करता है? ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यू है, राइट। अब जो ये एल है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट, ये देखो रेड में, ये कितना लाइट है। द वैल्यू ऑफ एल इज जनरली डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स SPDF, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे रेड से किया है। तो एल वैल्यू से, अगर एल 0 है, क्योंकि एल यहीं से हो सकता है ना, 0 1 2 3, अगर एल 0 है तो उसे एस बोल देंगे। L1 है तो बच्चों से P बोल देंगे। L2 है, 0 से शुरू हो रहा है एल, क्योंकि, राइट। ये देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एल अगर 0 है तो क्या नाम है उस ऑर्बिटल का? एस। एल अगर 1 है तो क्या नाम है? पी। L2 है तो क्या नाम है? डी। L3 है तो क्या नाम है? एफ। L4 है तो क्या नाम है? जी। L5 है तो क्या नाम है? एच। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये हाईलाइट किया गया। तो अगर L0 है तो हमें पता है एस ऑर्बिटल की बात हो रही है। L0 है तो हमें क्या पता है? एस ऑर्बिटल की बात हो रही है। L1 है तो किसकी बात हो रही है? पी ऑर्बिटल की।
अब अनयूजुअल सीक्वेंस ऑफ लेटर एज हिस्टोरिकल ओरिजिन तो है ना, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज करके वो लोग यूज करते थे। सम ऑफ द लाइंस वर शार्प, तो ये एस। कुछ स्प्रेड आउट थी यानी डिफ्यूज थी, तो डी। ठीक है। कुछ सम वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस रेफर टू प्रिंसिपल लाइंस, तो पी है, यहां से आ गया। ठीक है। तो since the initial letters of each adjective were assigned to those energy states, however, after the letter D and starting with the letter F for fundamental, फिर उसके बाद उन्होंने वो शुरू हो गया अपना द ऑर्बिटल फॉलो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दो J is omitted for whatever reason. Anyways, हमारे लिए S P D F तक बहुत है, F T D G H तक है ना, इतना बहुत है। अब collection of orbitals with the same value of n is called a shell। ठीक है। जैसे आपके घर में सबका सरनेम एक ही है, ठीक है, तो वो फैमिली बुलाती है, तो वैसे ही इनको जिसका एन सेम है उसको शेल बुलाती है। ठीक है। वन और मोर ऑर्बिटल्स विद द सेम एन एंड एल वैल्यूज आर रेफर्ड टू एज अ सब शेल। ठीक है। तो भाई एन जिसका सेम है तो ठीक है, और एन और एल जिसका सेम होने लग गया तो वो क्या हो गया, वो सब शेल हो गया। ठीक है। तो जैसे आपके चाचा का नाम भी सेम होएगा और आपका पापा का नाम सरनेम भी सेम होएगा, फैमिली में उन सबका नेम चल रहा है, लेकिन वो है तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, और एन और एल जो है वो फिर है ना, वैसे करके आप सोच सकते हो। एनालॉजीज बनाओ यार बैठ के। फॉर एग्जाम्पल द शेल विद एन इक्वल टू 2 इज कंपोज्ड ऑफ टू सब शेल्स एल इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है। तो जहाँ पे एन और एल दोनों सेम हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, सब शेल बोल देंगे। अभी हम और डिटेल में इन पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि विल डील विद देम। तो ये है भाई सिचुएशन। एन अगर सेम है तो उसे शेल बोल देंगे, और एन और एल वैल्यू सेम है तो उन्हें सब शेल बोल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल शेल विद एन इक्वल टू 2, अगर एन 2 है तो एल की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, एल की 0 और 1 वैल्यू पॉसिबल। तो अब हमारे पास कौन कौन से सब शेल आ गए। एल इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है बच्चों, एस। तो, तो जब एन 2 है एल 0 है तो क्या हो गया, वो 2s हो गया। एन 2 है और एल 1 है, एल 1 का क्या मतलब होता है, पी। तो जब एन 2 है एल 1 है तो उसको क्या बोल देंगे हम, 2p। ठीक है। तो 2 क्या कर रहा है, इट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एन, एंड एस एंड पी क्या कर रहे हैं, दे डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, ये और भी करेंगे इस पे। फाइनली वी हैव समथिंग विच वी कॉल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं एम एल से, ऐसे एम लिखेंगे उसके सब्सक्रिप्ट में एल लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा वो किया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ नीचे में। देखें जरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ओ हो, एल शेप है, एम ओरिएंटेशन है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, कौन से एक्सिस की तरफ, ओरिएंटेशन क्या है उसकी। ठीक है। तो एल वैल्यू एन वैल्यू पे डिपेंड करती है, एम एल वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, देखो नाम ही में ही एल लग गया, तो एम वैल्यू एल वैल्यू पे डिपेंड करती है। एंड एम एल है ना, एल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, एम एल की अलाउेबल वैल्यूज हैं, दे विल वेरी फ्रॉम कहां से कहां तक बच्चों, माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0। तो माइनस एल से प्लस एल तक कितने हो जाएंगे, 2l वैल्यूज हो जाएंगे, लेकिन 0 भी इंक्लूड कर रहे हो तो 2l प्लस 1 टोटल वैल्यूज हो। ठीक है भाई। अब फिर से थोड़ा सा देखते हैं। मान लिया, अरे ग्रेट। तो एल
शुरू होता है 0 से। और ml की हमने वैल्यूज कहाँ से कहाँ शुरू करनी है, देखो -l, ऐसे जाते जाते 0, ऐसे जाते जाओ +l, ऐसे जाएंगे। तो पहला l इक्वल टू 0 है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, -0 से, मतलब 0 ही एक वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है ना। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम। तो यानी एक ही वैल्यू, अगर l इक्वल टू 0 है तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है ml, ठीक है भाई। l अगर 1 है तो ml की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी, -l से चलेगा, ठीक है, -l, 0, +l, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, कहां से शुरू हो जाएगा ये, -1, 0, +1, टोटल 3 वैल्यूज होगी, राइट। ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2l+1 टोटल वैल्यूज होंगी इसकी, कैसे, 2l1 है तो रो वैल्यूज, 3 वैल्यूज कौन सी होंगी, ये होंगी। l इक्वल टू, तो l इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल की एक ही ओरिएंटेशन है। l इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल 3 ओरिएंटेशंस में पॉसिबल है, मतलब px, py, pz, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाइड हो गया तो मैंने ये लिख दिया। अब बच्चों अगर L2 है तो कैसे चलेंगे, -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज, और वो है ऐसे होनी भी चाहिए क्योंकि L2 है तो टोटल वैल्यूज आर 5, है ना। टोटल वैल्यूज आर कितने, 2l+1, राइट। कितनी है, 2l+1, ये रे 5l और ये रे 5l, ठीक है। l इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, d ऑर्बिटल की बात है। तो d ऑर्बिटल जो है 5 d ऑर्बिटल्स हैं। कितने p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। कितना s ऑर्बिटल है, एक ही s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल एक मिलेगा, p ऑर्बिटल 3 मिलेंगे, d ऑर्बिटल क्या होंगे, 5 मिलेंगे। 5 ओरिएंटेशंस में पाए जाएंगे, तो हम देखेंगे 5 ओरिएंटेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, इनके लिए। बट फॉर द मीन टाइम हमारे लिए यही, अगर L3 है, L3 का क्या मतलब हो गया, एफ की बात हो रही है, एफ ऑर्बिटल्स की। कहां से कहां चलेंगे वो, ये कितनी वैल्यूज हो गई, ये 7, राइट। 2l+1 टोटल वैल्यू 7 वैल्यूज। 7 वैल्यूज मतलब 7 टाइप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट, वैसे तो ऑर्बिटल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट यार ठीक है। तो ये है भाई एनएल। तो देखो ये हमने यहां तक ये कर दिया। अब the number of ml value indicates the number of orbitals in a subshell with a particular l value। यही मैंने आपको बताया कि जितनी ml की वैल्यूज आएंगी वो बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। मतलब ml अगर 0, ml की एक ही वैल्यू आई, देखो s, l इक्वल टू 0 है तो ml इक्वल टू 0 का ये मतलब नहीं है कि उसकी 0 वैल्यू है। l इक्वल टू 0 का मतलब है कि ml की एक ही वैल्यू हो सकती है, एंड दैट वैल्यू इज 0। so ml is having only one value, only one value, and that value is 0, right। तो ml की एक ही वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि 2l+1 हो गया ना, है ना, सीधे देख लो यहाँ पे 2l+1, राइट। 2 इंटू 0+1, तो यानी एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, ओनली वन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज 0, राइट। सो ओनली वन टाइप ऑफ s ऑर्बिटल इज पॉसिबल। ऐसे p की 3 वैल्यूज आई, -1, 0, 1, so 3 टाइप ऑफ p ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। d की 5 वैल्यूज आई, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। f की 7 वैल्यूज आई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इट मींस 7 टाइप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
Various combinations of L and Ml represent different quantum states of an electron. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये जो वेरियस combinations of L Ml हैं, they represent different quantum states of an electron, but they have the same energy. Okay, but they have the same energy. ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि हमने बताया कि जो एनर्जी है वो एन पे डिपेंड करती है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है, अब यहाँ पे तो एनर्जी जो है वो एन और एल दोनों पे डिपेंड करेगी। एनर्जी फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स बोथ ऑन एन एंड एल। इसका क्या मतलब कि 2s की अगर हम बात करें, तो 2s में तो यार क्या ही बात करनी है, एक ही है बेचारा, ये तो एक ही। 2p की बात करें, इसमें देखो 2p में हमने कहा मेरे पास तीन है, 2px, 2py, 2pz। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है बच्चों, ये जो पहला नंबर है ये मेरे को बता रहा है N2 है। ये जो P है ये मेरे को क्या बता रहा है, P बता रहा है, क्योंकि हमने बताया कि L इक्वल टू 0 मतलब S, L इक्वल टू 1 मतलब P। तो ये मेरे को बता रहा है L क्या है, 1 है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे ये बता रहा है L1 है, ये भी बता रहा है L1 है, क्योंकि ये सब P ऑर्बिटल है तो L1। और साथ में ये जो पहला नंबर है ये क्या बताता है मुझे, N2 है, यहाँ पे N2 है। इनकी ओरिएंटेशन अलग है, लेकिन N और L वैल्यूज इन तीन, 2px, 2py, 2pz सबकी सेम है, N और L वैल्यूज। तो अगर N और L वैल्यूज सेम है तो इसका मतलब है इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि इनकी एनर्जी डिपेंड करती है N और L पे। एंड द मोमेंट दे हैव N एंड L वैल्यूज इक्वल, इसका मतलब है इनकी एनर्जी इक्वल होती है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इन ऑर्बिटल्स में इक्वल होती है, ठीक है, राइट। सो when the electron is occupying an orbital in which N and L have the same value, or the orbitals have the same energy, they are called degenerate orbitals, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इनको, they are called degenerate orbitals, all right, they are called degenerate orbitals, ठीक है भाई। यहां तक हमने किया है, ठीक है, घर जाके रिवाइज करें। आई विल अपलोड दिस लेक्चर as soon as it is processed, ठीक है, and we'll continue with this and then we'll come back to the previous year question and more questions, ठीक है भाई। ऑल राइट, ठीक है भाई, कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय बाय, ठीक, बाय बाय सर। बाय 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 बाय।